हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। मैं अब तक आपको कह ही रही थी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था। 1 दिसंबर ही आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सीरियस हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अक्टूबर नवंबर, अगर अभी भी आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी ये आपका बेस है, ये आपको ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि मैं जो करा रही हूँ वो आपको पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कराती हूँ। ठीक है, पेपर 2 आपका एसएसटी प्रिपेयर मैं करा रही हूँ। तो अब क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स में से ही आते हैं, इससे अलग इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम अपनी क्लास 8th की ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 की आपकी सोशल साइंस की जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई थी वो हो चुकी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 7th की मैं आपको ज्योग्राफी करा चुकी हूँ। अब हम क्लास 8th की ज्योग्राफी कर रहे हैं। इसमें टोटल 5 ही चैप्टर हैं, तो 4th चैप्टर आपका आज हो गया। चैप्टर नंबर 5 आपका कल हो जाएगा। उसके बाद मंडे से आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा। मंडे से मैं आपका हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा के उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। मैराथन क्लासेस होंगी, पेडागोजी की मैं आपको अलग से क्लासेस दूँगी। तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि दिसंबर का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज आप बहुत सारा कुछ जानेंगे, जैसे कि Have you ever given a thought to the fact that the notebook you used to writing has come to you after a long process of manufacturing? मतलब कभी आपने सोचा है कि जो नोटबुक आप पढ़ते हो या जो नोटबुक आप राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, वो जो आपके पास तक पहुंचती है वो काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद पहुंचती है आपके पास। स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। क्या होता है, पेड़ों की एक पूरी एक जर्नी होती है, उसके बाद वो बुक आपके पास आती है। इट स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ इट वॉज कट डाउन। पेड़ों को काटा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल में। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। तो वुड को काटा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, वुड पल्प में उसको कन्वर्ट किया जाता है। वुड पल्प के बाद केमिकल्स को उसमें मिक्स किया जाता है, फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। उसके बाद वो मशीन्स में जाते हैं और वो क्या होता है, पेपर में कन्वर्ट होते हैं। द पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स। उसके बाद उन पेपर्स पे जो केमिकल्स के थ्रू जो इंक होती है वो प्रिंट करी जाती है। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। उसके बाद वो जो पेजेस होते हैं वो नोटबुक, जैसे कि पहले ये कि यहाँ पर ये पल्प है, इस पल्प को मशीन के थ्रू केमिकल्स के थ्रू ये प्रॉपर पेपर में आया। उसके बाद केमिकल्स के थ्रू इस पर लाइन बनाई गई इंक के थ्रू। फिर वो आपके पास आएगी जब आप उसके ऊपर लिख कर यूज़ करते हैं। एंड पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर द सेल। उसके बाद उसको पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। फाइनली इट रीचेज योर हैंड। उसके बाद वो आपके हाथों में आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपने समझा था एक्टिविटीज़ के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़। इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब अगर हम देखते हैं तो वो है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग। वो क्या होता है, चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट टू मोर वैल्यू टू द पीपल। वो क्या करती है, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करती है, जिससे कि वो लोग जो हैं उसको यूज़ कर सकते। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इन टू पेपर। जैसे कि आपने देखा कि पल्प पेपर में किस तरीके से चेंज हो रहा है, द पेपर इनटू अ नोटबुक। और पेपर किस तरीके से नोटबुक में चेंज हो रही है। खाली पेपर पेपर होंगे तो आप क्या बुक बना लेंगे, नहीं हो सकता ना। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्या है, ये 2 स्टेजेस को शो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि पहले वो आपका पल्प में चेंज हुआ और उसके बाद वो आपका नोटबुक में चेंज हो गया। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन। जैसे कि पेपर हो गया वो पल्प में चेंज होता है, इसी तरीके से जो क्लोथ होते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं कॉटन के, हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसी तरीके से जैसे कि ये आपने पेपर का प्रोसेस देख लिया, उसी तरीके से कपड़ों का भी प्रोसेस होता है, जिस तरीके से कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। इन दिस वे द
finished product has more value and utility than the raw material that it is made from। तो इस तरीके से क्या होता है, जब वो फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ना कि रॉ मटेरियल की जिससे कि वो बन रहा है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, आपकी बात आती है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है वो? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड, जिसमें क्या होता है, गुड्स हो गया, आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो गया, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो गया। दस वी हैव आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। आपके यहाँ आयरन इंडस्ट्रीज भी हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में है, जो कि एक तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। कोल मीनिंग है, जैसे कि कोयले की खदानें हो गई, आपकी इंडस्ट्री हो गई एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल, जिनसे कि कोयला निकाला जाता है, या टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। कहाँ कि आपको कहाँ घूमना है, पैकेज भी दे देते हैं कि आपको भाई ये यूरोप घूमना है तो उसका टोटल पैकेज है, और आपको गाइड भी मिलेगा, और आप आजकल तो सब ऑनलाइन भी हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपकी आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। किस बेसिस पर ये क्लासिफाई है? रॉ मटेरियल के ऊपर, उनका साइज़ के ऊपर, और उनकी ओनरशिप के ऊपर। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर जो आपकी इंडस्ट्रीज क्लासिफाई है, रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज में बी agro based, mineral based, marine based and forest based depending on the type of raw material they use। agro based आपका हो गया कृषि, मिनरल्स आपको पता ही है मिनरल बेस्ड हो गया, मेरीन आपका हो गया समुद्री, एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। और वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। जितने भी कृषि बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? आपका हो गया फूड, आपका हो गया वेजिटेबल, आपका हो गया कॉटन टेक्सटाइल, आपका हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स, आपका हो गया लेदर। ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज़ ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपका हो गए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल। उसके बाद आती है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये क्या होती हैं? ये प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं दैट यूज़ मिनरल ओरिस एज देयर रॉ मटेरियल। मिनरल ओरिस आपका हो गया जो लोह अयस्क जो होते हैं ना वो ये। अब द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। ये क्या कहते हैं? इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जाते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये क्या है? ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के थ्रू ही ये बनता है। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे कि हैवी मशीनरी हो गई, या बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, या रेलवे कोचेस हो गए, इन सब को बनाने में ये यूज़ करे जाते हैं। अब आपका आता है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री आपका हो गया समुद्री, जिसमें समुद्र से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी, समुद्र से एंड ओशन से रॉ मटेरियल लिया जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस सी फूड वो लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल बनाते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट को वो यूटिलाइज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल के रूप में। अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, आप पल्प एंड पेपर, जैसे कि आपने देखा कि पहले जो पेड़ है उसका सारा पल्प बनाया और उसके बाद उसमें केमिकल को मिक्स करके पेपर बनाया। उसके बाद आपका आता है फार्माक्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। फार्माक्यूटिकल्स आपका हो गया औषधि है एक तरीके से अगर देखा जाए। ये आपका इधर लिखती हूँ मैं, ये हो गया आपका औषधि है। ठीक है, अब उसके बाद आती है साइज़ की। ये तो आ गया रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं साइज़ के बेस पे। स्मॉल स्केल हो गया या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गया। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन द साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो दो साइज़ अभी भी आपके हैं। स्मॉल स्केल आपका हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज आपका हो गया झोपड़ी जैसे कि होती हैं, और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हो गया।
द वेयर द प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर बाय हैंड, जहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है वो हाथों से होती है। बाय द आर्टिशियंस, ये क्या होते हैं, ये आपके हो गए कारीगर। कारीगर जो होते हैं उनके थ्रू ये हाथ से बनाई जाती है। जैसे कि आपका बास्केट वीविंग हो गया, आपका पॉटरी हो गया, या अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो कुछ और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं जो आपका इसमें आ जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ लेज़र अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जितनी भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कम अमाउंट में ये यूज़ करती हैं। टेक्नोलॉजी हो गई, मतलब अगर कोई चीज़ अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल हो गया या टेक्नोलॉजीज़ हो गई वो बड़े स्केल पे यूज़ करी जाएंगी। वहीं आप किसी छोटे स्केल पे अगर कोई काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत कम अमाउंट में यूज़ करी जाएंगी ना, वही यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी या जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा हायर होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि आपका सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल। जैसे कि सिल्क वीविंग हो गया या आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, ये क्या है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। और वहीं दूसरी जगह जैसे कि आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो गया या हैवी मशीनरी हो गया, ये किस में आपका आएगा, ये आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे इसमें से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी आती हैं या इसमें से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी आती हैं। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है आपका पढ़ने का, अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, आपके क्वेश्चन आया तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि ये मैंने पढ़ा है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है और आप लास्ट टाइम पे मैराथन देख रहे हैं या शॉर्टकट्स देख रहे हैं, उसमें आप चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये तो। जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप और भी आइडिया लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गेस भी कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा था कहीं ना कहीं, अगर आप भूल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपका एनसीईआरटी पढ़ने का। अब ये दो तो हमने पढ़ लिया साइज़ के बेस पे, और आपका पहला था आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे। अब जो आपका आता है वो आता है आपका ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंड पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, ये इस तरीके से क्लासिफाइड करी गई है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की है या फिर कई पर्सन्स ने मिलके इंडस्ट्री बना ली है। ठीक है, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसके द्वारा रन करी जाती हैं, वो होती हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड, जैसे कि आपकी हो गई हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड हो गई या आपकी हो गई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, दूसरे इसमें आता है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। उसमें कौन होता है, आप उसमें आपका स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, आपका इंडिविजुअल हो गया या फिर आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। या तो मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज किस तरीके की होती है, जो एक तो रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है या जो उसमें काम करता है, ये दोनों मिलके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री डाल देते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी एज अ सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सुधा डेयरी इन कोऑपरेटिव सेक्टर में। अब लोकेशन आपका अगर देखा जाए, लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपका हो गया मार्केट, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब इसमें आ जाता है। और यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वो क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इसके ऊपर ये सब बेस करता है। इंडस्ट्रीज आर situated where some or all of these factors are easily available। किसी भी इंडस्ट्रीज को आप कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड
इनिशिएटिव्स लाइक सब्सिडीज़ पावर, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट उसमें आपको हेल्प करती है, इनिशिएट करती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। गवर्नमेंट जब हेल्प करती है तो उससे क्या होता है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बैकवर्ड एरिया में भी ये लग सकती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। भाई इंडस्ट्री लाने का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मेन मोटिव है, क्या है कि जो आपकी टाउन हो गए, जो आपकी सिटीज़ हो गई, उनको डेवलप किया जाए, इसीलिए तो आपका होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके आगे आ जाता है ये आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या हो गया? आपका पहले इनपुट हुआ, फिर वो यहाँ पे पूरा उसमें प्रोसेसिंग हुई है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल। इनपुट में आपका आएगा रॉ मटेरियल हो गया, आपका लेबर हो गया, एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, वो इसमें आएगा, आपका इनपुट में आएगा। ठीक है, वो आपका आएगा इनपुट में। द प्रोसेसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होगा? आपका वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिशेस प्रोडक्ट, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट में, ये सब इसमें आएगा। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट क्या होगा? वो आपका एंड प्रोडक्ट है जिससे आप इनकम, पैसा अर्न करते हो। ठीक है, द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट, इनकम अर्न फ्रॉम इट। द केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, द इनपुट्स में बी कॉटन। इनपुट में आप कॉटन आ गया, आपका ह्यूमन लेबर आ गया, फैक्ट्री आ गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गया। हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में आ गया गिनिंग आ गया, आपकी स्पिनिंग आ गया, वीविंग आ गया, डाइंग आ गया, प्रिंटिंग आ गया। और आउटपुट में क्या हो गया? जो कपड़े आप पहनते हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट वाला। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, वो आपका आता है इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। रीजन क्या होती है? जब एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज हो जाती हैं और अपने बेनिफिट्स को शेयर करती हैं। मेजर इंडस्ट्रीज रीजन इन द वर्ल्ड आर ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। जो मेजर इसमें है वो आती हैं आपकी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न एशिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो आपकी लाइट कलर में है और इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो आपका ब्लैक कलर में है। ये रहा हर जगह इंडस्ट्रियल रीजन, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज, जहाँ पर नियर सी पोर्ट्स हैं, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स हैं, और जहाँ पर कोयले की एक तरीके से खदान कह सकते हैं जगह है, वहाँ पर ये ज़्यादा है। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रीज रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर। इंडिया में कहाँ पर है? ये आपका मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, या बेंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, या विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन हो गया, कोलम तिरुवनंतपुरम हो गया इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यहाँ पर हो गया। अब अगर हम एक देखते हैं यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, वो क्या है? इन इंडस्ट्रियल एंशिएंट डिजास्टर मेनली क्योर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर इन रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस मटीरियल। किसकी वजह से ये हुआ था? ये आपका हुआ था टेक्निकल फेलियर होने की वजह से, और एक तरीके से लापरवाही की वजह से हम कह सकते हैं। ये हुआ था भोपाल में। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम occurred इन भोपाल। 3 दिसंबर 1985 को हुआ था, 3 रात के टाइम पे। इट वाज अ टेक्निकल एक्सीडेंट था, जिसमें कि जो गैस थी वो लीक हो गई थी। हाइड्रोजन एंड अदर इरेक्शन प्रोडक्ट्स लीक इन द पेस्टराइज फैक्ट्री इन यूनियन कार्बाइड हो गया। तो जो ऑफिशियल डेथ रेट था वो 3,598 था 1989 में। थाउजेंड्स वर सर्वाइव स्टिल सफरिंग फ्रॉम वन और मैनी, मतलब बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो गए, जैसे कि आपका ब्लाइंडनेस हो गया, इम्प्योर्ड इम्यून सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए। इसी तरीके का एक और डिज़ास्टर चाइना में हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी, वो भी इसी वजह से हुआ था। तो आपका रिस्क रिडक्शन मेजर की अगर हम बात करते हैं तो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जो आपका रेजिडेंस एरिया है वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द
vicinity of industry should be aware of the storage of toxin hydroxide substances and their possible effects in the case of accident occur। और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हार्मफुल है, किस तरीके सा कोई भी चीज़ ख़तरनाक हो सकती है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनके इफ़ेक्ट रहेंगे अगर कोई एक्सीडेंट इस तरीके का होता है। तो फायर वार्मिंग हो गया या फाइटिंग सिस्टम शुड भी इम्प्रूव करना चाहिए। और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। अगर आप स्टोरेज कर रहे हो तो एक लिमिट में स्टोर करो, ऐसा ना हो कि कभी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले ले। पॉल्यूशन डिसिपेंशन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। और जो ये है ये भी आपका इम्प्रूव करा जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ आती हैं उसमें आपकी आती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। अगर हम बात करते हैं आपकी आयरन स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो वो आपकी काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो आपकी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री में आता है। द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जो कहाँ पर है, जर्मनी हो गया आपका, यूएसए हो गया, चाइना, जापान, रशिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसनट्रेटेड इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिया में है। हांगकांग हो गया आपका, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। और अगर हम मेजर हब की बात करते हैं आईटी की, तो वो कहाँ पर है, वो है आपका सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया में और आपका बेंगलोर में, इंडिया में। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, लाइक अदर इंडस्ट्री, जैसे कि आपका आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इनके बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ करे जाते हैं। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, कॉयल हो गया, लाइमस्टोन्स हो गया, अलॉन्ग विद आपका लेबर कैपिटल हो गया, साइट हो गया, या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इंटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। अगर आप आयरन को स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। द रॉ मटेरियल इज़ पुट इन द ब्लास्ट furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel which may be used by other industries as a raw material। अब अगर कहने की बात है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ वो चीज़ें करती हैं, कुछ के लिए वो रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जैसे कि ये उसी का एग्जांपल है, आयरन और हम स्टील इंडस्ट्री की जैसे बात करते हैं, 8 टन ऑफ कोयल है, उसमें ऐड करा 4 टन ऑफ आयरन और, उसके बाद उसमें 1 टन लाइमस्टाइन, उसके बाद वो क्या बना है, 1 टन स्टील बना है। मतलब इन सबको, इतना सबको ऐड करने के बाद स्टील बना है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर इस है, ये है आपका फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ये आपका पूरा एक इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस वो दिखाया है। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। ठीक है, वो टफ होता है, इजीली उसको शेप दिया जा सकता है, काटा जा सकता है, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशल अलॉय टू स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज, उसमें हम और अमाउंट भी मिला सकते और मेटल्स भी मिला सकते हैं। एल्यूमिनियम हो गया आपका, निकेल हो गया, कॉपर हो गया। गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। स्टील इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो स्टील को क्या कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इन ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। कोई भी चाहे चीज़ है, चाहे आयरन से बन रही है या स्टील से बन रही है, उसमें हम काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करते हैं
मशीनरी को यूज़ करते हैं इन मेटल्स की। शिप, ट्रेन, ट्रक हो गया या ऑटोज़ हो गया, ये कहते हैं मेड लार्जली ऑफ स्टील, ये बहुत ज़्यादा स्टील यूज़ करके बनते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द निडल्स यू यूज़ आर मेड ऑफ स्टील, जो आप घर में सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं, जो आप घर में निडल यूज़ करते हैं, वो भी किस चीज़ से बनी है, वो स्टील से बनी है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल विद स्टील मशीनरी, ये बताया गया कि स्टील से और क्या क्या है, जैसे आपका ऑयल वेल्स हो गया या स्टील पाइपलाइंस हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑयल हो गया। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विप्ड, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। तो मतलब ये स्टील का जो वर्क है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पर है। द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 से 1950 में यहाँ है। द बेस्ट लोकेशन 1800 हो गया। द बेस्ट लोकेशन इन सिंस 1950, ये यहाँ पर ऐसे इसके पास कर दिया है। Before 1800 AD, iron and steel industries was located where raw material, power supply and running water were easily available. उस टाइम पे ये वहाँ पर थी कि जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल हो गया, पावर सप्लाई हो गया, आपका रनिंग वाटर हो गया, वो ईजिली अवेलेबल था। लेटर द आइडियाज़ लोकेटेड ऑफ इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर आपकी खदानें हैं, जहाँ पर रेलवे है, जहाँ पर आपका कोयला है, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया। 1950 में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बिगेन टू लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। उसके बाद में क्या हुआ कि आपका उसको शिफ्ट कर दिया जहाँ पर लार्ज एरिया है, फ्लैट लार्ज एरिया है आपका समुद्र के पास। दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड बी इम्पार्टेड फ्रॉम ओवरसीज। मतलब इसके बाद क्या हुआ कि जो स्टील का काम था वो बहुत लार्ज हो गया और जो आयरन और था हैड इम्पार्टेड फ्रॉम ओवरसीज, मतलब समुद्र के रास्ते से उसको इम्पोर्ट भी किया जाने लगा। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड टेकिंग advantage of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel प्रोडक्शन सेंटर्स सच एज आपका भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट। ये जहाँ जो 4 स्टेट्स में फैला हुआ है उसमें आपका हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भाद्रवती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सीलम इन तमिलनाडु आर इम्पोर्टेड स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं यहाँ पर जो कि लोकल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसमें आपको अलग अलग जगह का बताया गया है। जैसे इसमें आपका हो गया जमशेदपुर। जमशेदपुर में बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील प्लांट इन द कंट्री। कौन सा था वो था टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वॉज प्राइवेट ओन। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट। उसके बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएट लिए जिससे कि और भी ज़्यादा आयरन स्टील प्लांट्स को लगाया जाए। टिस्को वॉज स्टार्टेड 1907 इन Sakshi near the confluence of the rivers सुब्रनिखा एंड खरकई इन झारखंड, मतलब इन रिवर्स के पास में ये इंडस्ट्री थी। लेटर वो संची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, उसको रीनेम किया गया जमशेदपुर में। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। अगर देखा जाए तो जो जमशेदपुर है वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए हमारे देश में। ये यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है। अब अगर हम आगे देखते हैं, Sakshi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers away from Kalimati station on the बेंगल नागपुर रेलवे लाइन। बेंगल नागपुर रेलवे लाइन से वो कितना है, वो 32 किलोमीटर दूर है। इट वॉज क्लोज टू आयरन और कोयल एंड मैग्नीज डिपोजिट एज वेल एज टू कोलकाता। मतलब वहाँ पर ये उसके पास भी है, आयरन और हो गया, आपका कोयला हो गया या मैग्नीज हो गया कोलकाता में, विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, जो एक बहुत बड़े एक लार्ज स्केल पे मार्केट प्रोवाइड करता है। टिस्को गेट्स कोयल फ्रॉम झारिया कोयल फील्ड। ये कहाँ से कोयला लेता है, आपका झारिया कोयल फील्ड से हो गया। आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया उड़ीसा से, एंड छत्तीसगढ़, खारकई
एंड सुब्रनेखा रिवर इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई। ये सारी क्या है, सब बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर भी यहाँ से सप्लाई किया जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लिया है इसको एक अच्छा, एक तरीके से कहते हैं ना कि कैपिटल बनाने में, कि जिस चीज़ में गवर्नमेंट भी इनिशिएट लेती है तो उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट, वहाँ पे और भी बहुत सारे इंडस्ट्री के प्लांट्स हैं, वर सेटअप आफ्टर, जो कि टिस्को के बाद सेटअप हुए हैं। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। ये बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज़ है जो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब जो डेवलपमेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का, उन्होंने एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है भारत में उसके लिए काफ़ी दरवाजे खोल दिए हैं। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन। अगर हम देखते हैं तो जो आपकी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो हर सेक्टर में है, वो डिपेंड करती हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेशन स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। मतलब जो इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी लगाती है और उसमें छोटी स्टील मिल्स भी हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, आपका रोलिंग मिल हो गई या एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी आपका इसमें आ जाती हैं। अब आपका आ जाता है पिट्सबर्ग। ये क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। द स्टील इंडस्ट्री एज पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशन एडवांटेज। जो वहाँ की जगह है वो उसका काफ़ी एडवांटेज लेती है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली। जो रॉ मटेरियल जैसे कि कोयला वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वाई द आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन मिल्स। और जो लोहे की खदानें हैं वहाँ से आयरन को बहुत इजीली मिल जाता है। अबाउट 500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, मतलब ये जो जगह है वहाँ से 1500 किलोमीटर के अंदर। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। मतलब ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रूट है जहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में ये लोहा मिल जाता है। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज ट्रेन कैरी द ओ फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया। ये ट्रेन जो है ये लेके जाती है, मतलब कैरी करती है ट्रेन्स के थ्रू। द ओहुस एंड मोनोगेला एंड एलिग्रेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। और ये जो वहाँ की दो रिवर्स है ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में वाटर भी प्रोवाइड कराती हैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे, बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर काफ़ी ये है स्टील मिल्स हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मोनोगेला एंड Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water route. लैंड एंड वाटर रूट के थ्रू ये क्या करते हैं, स्टील की मार्केट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज़। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं अदर देन स्टील मिल्स, स्टील मिल्स से अलग। दे यूज़ स्टील एज रॉ मटेरियल। वो स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स। इसमें आपका रेल रोड इक्विपमेंट्स हो गया या हैवी मशीन हो गया या आपका रेल हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर इसका एक लास्ट चैप्टर बचा है वो आपका कल हो जाएगा। तो आपकी उसके बाद क्लास 8th की जो आपकी ज्योग्राफी है